क्वालिटी फैक्टर या क्यू फैक्टर किस हिसाब से डिफाइन की जाती है? ये हिसाब से डिफाइन की जाती है कि भाई जो आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, इसको कई बार नेचुरल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, यानी जिस फ्रिक्वेंसी पर एलसीआर सर्किट में जो पीक करंट है वो मैक्सिमम हो जाए। एलसीआर सर्किट में जो पीक करंट है वो क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। उस फ्रिक्वेंसी को बोला जाता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी या नेचुरल फ्रिक्वेंसी। पीक करंट, दिस इज आई नोड, आई नोड इज पीक करंट एंड दैट पीक करंट बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, ये होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी या नेचुरल फ्रिक्वेंसी। ओके, तो इस आई नोड मैक्सिमम की वैल्यू मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, इस आई नोड मैक्सिमम की वैल्यू मैक्सिमाइज करना चाहते हैं ताकि हमें रेजोनेंस अच्छे से अच्छा मिले, करंट मैक्सिमम मिले। तो उसके लिए ये डेल्टा ओमेगा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। डेल्टा ओमेगा कम होना चाहिए। जितना ये पतला होगा उतनी ज्यादा ये शार्प आएगा आपका, ये है ना, उतना ज्यादा हाई मैक्सिमम आएगा। तो क्वालिटी फैक्टर इसी हिसाब से डिफाइन करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा करंट मिले और बैंडविड्थ कम से कम मिले। तो लिखो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द quality factor is defined as the voltage developed across quality factor is defined as the ratio of voltage developed, defined as the ratio of voltage developed across inductor या inductance, across inductor और capacitor, voltage developed across inductor और capacitor to the applied voltage, to the applied voltage or to the applied voltage or voltage across resistor और voltage across resistor। ठीक है, तो क्या चीज बता रहे थे हम? क्वालिटी फैक्टर। क्यू फैक्टर कैसे डिफाइन होता है हमारा? ये है एल सी आर, एलसीआर सर्किट। ठीक है, एलसीआर सर्किट, ये वोल्टेज है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये L है, ये C है, ये रेजिस्टर है। L का रेजिस्टेंस जाई L, C का रेजिस्टेंस जाई C और इसका रेजिस्टेंस R है। एट रेजोनेंस क्या होता है? ओमेगा ओमेगा नॉट बन जाता है और करंट आई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी सेम रहते हैं दोनों के दोनों, फेज डिफरेंस 0 रहता है एट रेजोनेंस कंडीशन में। रेजोनेंस कंडीशन में जाई एल और जाई सी बराबर हो जाता है और वोल्टेज अक्रॉस जाई एल और ये भी बराबर होता है ना, मतलब इनकी पीक वोल्टेज भी बराबर रहती है और नेट वोल्टेज ये भी बराबर रहता है, वी नॉट एल और वी नॉट सी। तो याद हो तो वोल्टेज का कुछ ऐसे बनाते थे, वी नॉट आर, यहाँ होता था वी नॉट सी, यहाँ होता था वी नॉट एल, तो ये कैंसिल आउट हो जाते थे। ओवरऑल जो वोल्टेज का पीक मिलता था ये वी नॉट, ये किस में मिलता था? केवल और केवल रेजिस्टर में। इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होती थी उनकी पीक वैल्यू आउट ऑफ फेज होती थी। आउट ऑफ फेज का मतलब दोनों का
फेज डिफरेंस होता था 180 डिग्री, एक ऊपर एक नीचे, आउट ऑफ फेज, यानी एक का वोल्टेज अगर ऐसे है तो दूसरे का वोल्टेज ऐसे है, तो ओवरऑल क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो इसलिए जो ये वी नोड है ये कुछ नहीं है, वोल्टेज अक्रॉस आर है रेजोनेंस कंडीशन में, ये सब बता चुके हैं हम पहले भी। तो क्वालिटी फैक्टर बताया कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डिवाइड बाय वोल्टेज ऑफ सोर्स, है ना, वोल्टेज ऑफ सोर्स। अगर हम पीक वोल्टेज की बात करें तो वी नोड एल डिवाइड बाय वी नोड, और वी नोड एल और वी नोट सी, पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और पीक वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और पीक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बराबर है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और सोर्स की वोल्टेज सीधे सीधे रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इस वाले फॉर्मूले से लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ, आई नॉट करंट आएगा, आई नॉट इंटू में जाइल, है ना, और डिवाइड बाय वी नॉट क्या आएगा, आई नॉट इंटू में जेड इंटू में जेड, अरे ओवरऑल वोल्टेज पूरे सर्किट का, तो आई नॉट इंटू में जेड, जेड इज पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। इस वाले फॉर्मूले से लिखें तो भी आएगा आई नॉट इंटू में जाई सी, और वी नॉट आर क्या आ जाएगा, आई नॉट इंटू में आर, और हमें पता है जेड बराबर आर है इस वाली कंडीशन में, क्योंकि जेड होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जाई एल माइनस जाई सी का होल स्क्वायर। तो इस वाली कंडीशन में जाई एल और जाई सी बराबर है, तो जेड ये तो जीरो हो जाएगा, जेड इक्वल टू आर, जाई एल और जाई सी बराबर है इस वाली कंडीशन में, ठीक है। तो हम दोनों फॉर्मूलेस कर रहे हैं, हमने जो लिखा है आपके उसमें क्वालिटी फैक्टर में जो लिखवा है वहाँ क्या लिखा है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर दोनों बराबर हैं, इसलिए चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, और नीचे लिखा है टू द वोल्टेज ऑफ सर्किट और वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से निकल के आएगा, दोनों फॉर्मूले लेके चले, तो हमें पता ओमेगा नॉट क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, तो यहाँ से ले आई नॉट जाई एल की वैल्यू रखोगे ओमेगा नॉट एल, अच्छा आई नॉट से आई नॉट कैंसिल है, ठीक है, तो यहाँ से रखोगे जाई एल अपॉन आर इक्वल टू जाई सी अपॉन आर, जेड आर ई के बराबर तो है बिकॉज जेड इक्वल टू आर, रेजोनेंस कंडीशन की बात चल रही है सारी। जाई एल क्या है, ओमेगा नॉट इंटू अपॉन आर, ये ओमेगा नॉट सॉरी 1 अपॉन इंटू में आर, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है, एल अपॉन आर, या फिर यहाँ पे रखो सी आर और ऊपर जाएगा तो अरे ओमेगा नॉट क्या है 1 अपॉन अंडर रूट एल, सॉरी 1 अपॉन, ये है ओमेगा नॉट की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट इंटू में सी इंटू में आर, यहाँ आएगा क्या हो जाएगा बोलो, एल से ये एल कट जाएगा तो ऊपर बचेगा अंडर रूट एल, तो 1 अपॉन आर और ये बचेगा रूट एल अपॉन सी, और यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट एल से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सी कटेगा इससे, तो यहाँ रूट से बच जाएगा, तो 1 अपॉन आर ये वाला अंडर रूट एल यहाँ बचेगा और यहाँ रूट सी बचेगा, तो चाहे इस फॉर्मूले से कर लो इस वाले से तो भी यही आंसर आएगा, और चाहे इस वाले तरीके से करो तो भी यही आंसर आएगा। तो यह है आंसर आपका इसका क्यू फैक्टर का, क्यू फैक्टर का ये आंसर है, चाहे ये आंसर ले लो चाहे ये वाला आंसर ले लो, तो दोनों ही तरीके क्यू फैक्टर का आंसर ये आया है, लिख लो इसको।
देखो हम दो फॉर्मूले लेके चले, एक ये वाला, फिर यहाँ से, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, एक ये वाले फॉर्मूले से, तो दोनों से ही सेम रिजल्ट मिला है हम क्यू फैक्टर का। क्यू फैक्टर बताएगा कि आपका जो एलसीआर है उसमें ओमेगा नोट पर कितना पीक करंट मिल रहा है, रेजोनेंस कितना सक्सेसफुल है। तो अगर तुम्हें डेल्टा ओमेगा कम चाहिए, पीक करंट ज़्यादा चाहिए, उसके लिए क्वालिटी फैक्टर अच्छी होनी चाहिए। और क्वालिटी फैक्टर के लिए क्या चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, क्या चीज़ कम होनी चाहिए? आर की वैल्यू कम होनी चाहिए, आर की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा। एल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और सी की वैल्यू कम होनी चाहिए। तो यहाँ से पता लग गया फॉर गुड क्वालिटी फैक्टर। और ये आर की वैल्यू कम होनी चाहिए तो हमने पहले डिकोड कर लिया था, बताया था जब ग्राफ एक ऐसा बना था, ग्राफ एक ऐसे बना था ग्राफ, तो ये आर के लिए बना था, या 2r के लिए बना था, या r/2 के लिए। r जितना कम होता जाएगा उतना क्वालिटी फैक्टर अच्छा होता जाएगा। तो लिख लो फॉर गुड क्वालिटी फैक्टर, फॉर गुड क्वालिटी फैक्टर r should be small, L should be large और C should be small। R और C स्मॉल होने चाहिए और L लार्ज होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला 1/r √L/C, ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है इस पूरे कंसेप्ट का। ठीक है, एक और है इसमें लास्ट चीज क्या है कि भाई जो ω1 माइनस ω2 या ω2 माइनस ω1 इसकी वैल्यू क्या है? जो हमने यहाँ लिखा ω0 जिस पे करंट है I0 का मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ कहीं करंट की वैल्यू हो गई I0 के मैक्सिमम वैल्यू की √2 उस समय ω1, उस समय ω1, फिर ω0 देन ω2। ω1 पे करंट कितना है? मैक्सिमम, सॉरी हाँ, मैक्सिमम का √2। यहाँ पर करंट कितना है? मैक्सिमम। और यहाँ पर करंट कितना है?
बाय रूट। पावर कितनी है यहाँ पर? एवरेज पावर आधी हो जाती है, और यहाँ पर हाफ पावर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसलिए इसको, क्योंकि यहाँ पर पावर आधी हो जाती है। यहाँ पर पावर कैसी है? मैक्सिमम है, और यहाँ पर पावर वही हाफ हो जाती है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये ओमेगा 1 से ओमेगा 2, ये डिफरेंस होता है आर अपॉन एल का, और ओमेगा 2 ओमेगा नॉट, और ये वाला जो डिफरेंस होता है ये भी क्या होता है? आर अपॉन एल का। तो ओमेगा 1 से लेकर ओमेगा 2 का जो डिफरेंस है, जिसको हम डेल्टा ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ये जो डिफरेंस होता है कितना हो जाएगा बोलो? ये आर बाय एल, ये आर बाय एल, कितना हो जाएगा बोलो? 2 आर बाय एल, आर बाय एल, ये आर, अरे यही तो डिफरेंस है टोटल, ये आर बाय एल है, ये आर बाय एल है, तो टोटल कितना हो गया? 2 आर बाय एल। एक और तरीके से क्वालिटी फैक्टर डिफाइन करते हैं, क्वालिटी फैक्टर एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, वो करते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ये एक और तरीका है। पहले क्या बताया था? पहले क्या बताया था क्वालिटी फैक्टर के लिए? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अपॉन नेट वोल्टेज, या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइड बाय मैक्सिमम पीक डिवाइड बाय रजिस्टर के अक्रॉस, या पीक वोल्टेज, सॉरी सोर्स का वोल्टेज, कुछ भी लिखो। तो ये पहले फॉर्मूला बताया तो क्वालिटी फैक्टर। एक और फॉर्मूला क्या है ये रहा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 टाइम्स बैंडविड्थ, 2 टाइम्स बैंडविड्थ, दिस इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हम चाहते हैं करना कम। भाई ये फॉर्मूला क्यों आया? ये फॉर्मूला इसलिए आया, डेल्टा ओमेगा जितना ज्यादा होगा, ये वैल्यू कितनी कम, जितनी कम होगी, नीचे वाली वैल्यू जितनी कम होगी, ये वैल्यू उतनी बढ़ेगी। अच्छा, ये वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी वैल्यू कम होगी, यानी डेल्टा ओमेगा जितना ज्यादा होगा क्वालिटी फैक्टर उतनी घटेगी, और हम चाहते हैं कि डेल्टा ओमेगा कम से कम रहे, यानी ये वैल्यू कम से कम रहे तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, ओमेगा नॉट जरा रखना, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी? 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, और मल्टीप्लाई 2 डेल्टा ओमेगा, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी मल्टीप्लाई 2, और डेल्टा ओमेगा की वैल्यू कितनी? 2 आर बाय, ये एल बाय आर होता है। मैं देखता हूँ, इसमें तो है नहीं फॉर्मूला, इसमें है क्या? वही आएगा। तो ये है आर बाई 2 एल, तो ये हो जाएगा आर बाई एल, तो यहाँ कितना आ जाएगा? डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आर बाय, सॉरी 2 डेल्टा ओमेगा ना, तो 2 आर बाय, यहाँ से ऊपर जाएगा वो कितना हो जाएगा? एल बाई 2 आर इंटू अंडर रूट एल से, कितना हो जाएगा? अंडर रूट एल से कटेगा, 1 अपॉन 2 आर, 2 आ रहा है एक्स्ट्रा, ये भी उड़ाना पड़ेगा, कितना हो गया? अंडर रूट एल से, पुराना वाला फॉर्मूला आ गया, पर ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, आर बाई 2 एल, तो ये डेल्टा ओमेगा नहीं होगा इसमें, तो ये दे रखा है sharpness of resonance, the quality two factor resonance is the resonant frequency, the ratio of resonant frequency to bandwidth of the circuit। 2 नहीं है यहाँ पे, ये 2 नहीं है, ये नहीं है, ये खत्म, वही आ गया फॉर्मूला। तो इसको कैसे लिखेंगे क्यू फैक्टर को? यहाँ पे तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, दूसरा फॉर्मूला है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ resonant frequency, ratio of resonant frequency to the bandwidth,
तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ इज ऑल्सो डिफाइंड एज क्वालिटी फैक्टर। रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हमने लिखा 1/√LC और जो डेल्टा ओमेगा हो गया R/L हो गया। तो यहाँ से वही फॉर्मूला आ गया आपका क्वालिटी फैक्टर का जो पहले आया था 1/R इंटू √LC। ठीक है, ये पॉज कर दो तुम थोड़ी देर। रिवीजन की स्पेलिंग क्या होती है? RE या RI है? ये होता है पक्का, रिवाइज से याद आ जाएगा। REVIS रिवाइज रिवीजन। हाँ भाई, तो स्टार्ट हुआ था चैप्टर। सबसे पहले दो चीज, जो करंट आता है घरों में वो आता है I=I0 साइन ओमेगा टी, और जो वोल्टेज आता है वो होता है V=V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, करंट की वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, I0 से माइनस I प्लस I0 से माइनस I0, वोल्टेज की वैल्यू भी प्लस V0 से माइनस V0। 3-4 तरह के करंट हमने बताए, I एवरेज, एक पीक करंट, एक RMS करंट और एक इंस्टेंटेनियस करंट। सिमिलरली 3-4 तरह के वोल्टेज बताए, एक एवरेज वोल्टेज, एक पीक वोल्टेज, एक RMS वोल्टेज और एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है, अब कौन से करंट, ये वाला कौन सा करंट है? पीक करंट, सॉरी इंस्टेंटेनियस करंट, जिसकी वैल्यू क्या है, ये रही। अगर इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए तो आपको दो चीज निकालनी पड़ेगी, एक पीक करंट निकालना पड़ेगा और उसका फेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली एवरेज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चाहिए तो क्या निकालना पड़ेगा? पीक वोल्टेज निकालना पड़ेगा और फेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये निकल गया, ये निकल गया। I0 तो भाई पीक वैल्यू है, उसकी तो क्या ही बात करें वो तो। फिर उसके बाद आता है एवरेज करंट। अब एवरेज करंट कैसे निकालते थे, याद करो। एवरेज करंट निकालते थे भाई इंटीग्रेशन, जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो इंटू में dt अपॉन dt, पूरे से टाइम के लिए उसको कैपिटल T लिख देते थे। फुल साइकिल के लिए अगर निकाल रहे हैं तो, फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हैं तो, और अगर हमारा करंट ये वाला है साइन वाला, तो इसका एवरेज आता था 0 से लेके 2 पाई तक एवरेज करंट आता था 0। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एवरेज करंट 0 तो हाफ साइकिल के लिए निकाल लेते हैं। हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट निकाला, I/dt अपॉन कैपिटल T 0 से लेके पाई, और हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू कितनी आई थी? 2I0 अपॉन पाई, 2I0 अपॉन पाई आई थी। सिमिलरली V एवरेज की वैल्यू फुल साइकिल के लिए आई थी 0, और V एवरेज की वैल्यू हाफ साइकिल के लिए आई थी 2V0 अपॉन पाई, क्या आएगा। ठीक है, अच्छा इसका मीनिंग क्या है एवरेज करंट का? एवरेज करंट का मीनिंग था, ये था कि अगर कोई मान लो रजिस्टर है और सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, AC करंट, तो आधे टाइम के लिए तो, फुल साइकिल की बात कर रहे हैं, आधे टाइम के लिए तो 0 से 2 पॉइंट, तो आधे टाइम के लिए तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, आधे टाइम के लिए करंट ऐसे फ्लो करेगा। यहां जब करंट फ्लो करेगा तो उस करंट की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 से लेके I0। और जब करंट यहां से यहां वेरी करेगा, फ्लो करेगा, तो भी उसकी वैल्यू 0 से लेके I0। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसको माइनस I0 बोल देते हैं, इसको प्लस I0 बोल देते हैं। अब करंट चल रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो कितने टाइम में? 0 से लेके T/2। तो 0 से लेके T/2 टाइम में कितने चार्ज फ्लो कर गए यहाँ पर? वो मान लो हो गए Q चार्ज।
और अगले t/2 टाइम से लेके t टाइम में कितने चार्जेस फ्लो यहाँ कर गए, वो भी कितना आएंगे, q चार्ज। लेकिन ये वाले जो q चार्ज है वो इस तरफ फ्लो करे और ये वाले q चार्ज है वो इस तरफ फ्लो करे। तो पूछा गया भाई रजिस्टर के अक्रॉस कितना नेट चार्ज फ्लो हुआ। ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर, मान लो रजिस्टर ऐसा है, ये वाला रजिस्टर ऐसा है, तो कुछ चार्ज ऐसे फ्लो करे फिर कुछ चार्ज ऐसे फ्लो करे, तो नेट चार्ज कितना फ्लो हुआ, 0। तो पूरी साइकिल में एवरेज करंट क्या आता है, 0। उस एवरेज करंट को फ्लो कराने, मतलब उस करंट को फ्लो कराने वाला कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पूरी साइकिल में एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस में क्या आता है, 0। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आरएमएस वैल्यू निकाली। देखो ये हमें पता है ये है, और एवरेज हमने निकाल लिया, ये रहा। हाफ साइकिल के एवरेज की बात करते हैं, ये हमने निकाल लिया। और इस एवरेज का पीक करंट से क्या रिलेशन, ये रहा 2I0/5। ठीक है, अब आते हैं आरएमएस वैल्यू पे। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हमने फुल साइकिल के लिए ही निकाला। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फुल साइकिल के लिए निकाला, हाफ साइकिल के लिए तो मजबूरी थी निकालना। क्यों, क्योंकि फुल साइकिल में तो 0 आ रहा था, इसलिए हाफ साइकिल। आरएमएस करंट हाफ साइकिल के लिए पूछते नहीं है। क्यों नहीं पूछते, क्योंकि वो फुल साइकिल के लिए निकल जाता है। तो कितना आया था भाई, उसने क्या करा, आरएमएस करंट, आरएमएस मतलब स्क्वायर करो, यानी इंस्टेंटेनियस करंट को स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, मीन यानी एवरेज। और एवरेज कैसे लेते हैं, ये इंटू dt अपॉन कैपिटल T, फुल साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। दिस इज द एवरेज। भाई स्क्वायर करा, फिर उसका मीन करा, और फिर उसके बाद क्या करा, रूट, फिर रूट कर दिया। ये पूरा प्रोसेस था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ इसमें ये हुआ 0 से कैपिटल T, और आई कौन सा करंट है, इंस्टेंटेनियस, वो ये रहा। इसको रखा I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt डिवाइड बाय t। और जब इसको पूरे को सॉल्व करा तो IRMS की वैल्यू आई I0/√2, ये RMS की वैल्यू आई। तो जो हमारे घरों में करंट बताया जाता है कितना करंट आ रहा है या इतनी वोल्टेज आ रही है, तो घरों में एक्चुअल में करंट की वैल्यू लगातार चेंज होती है, 0 से I0, 0 से -I0, लगातार चेंज होती है। पर एक्चुअल में जो करंट एक वैल्यु बताई जाती है, कितना करंट आ रहा है, वो एक्चुअल में आरएमएस वैल्यू बताई जाती है। सिमिलरली वीआरएमएस क्या आ जाएगा, वीआरएमएस आ जाएगा V0/√2। ठीक है, अच्छा इस आरएमएस का क्या वो था सिग्निफिकेंस, इसका मीनिंग क्या था, इसका मीनिंग ये था कि अगर मान लो एक रजिस्टर है और उसमें आपका कौन सा करंट जा रहा है, एसी करंट जा रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट एसी जा रहा है, कितने टाइम के लिए जाएगा, 0 से t/2 टाइम में, यहाँ इस डायरेक्शन में जाएगा करंट, और अगले t/2 से इस डायरेक्शन में जाएगा करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, पहले करंट ऐसे फ्लो करेगा फिर ऐसे फ्लो करेगा। तो जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस रजिस्टर में कुछ हीट जनरेट कर रहा है, एच हीट, और ये करंट की वैल्यू लगातार बदल रही है, इस करंट की वैल्यू लगातार बदल रही है। 0 पे 0 वैल्यू है, t पर I0 वैल्यू है, 0 से t/2 में करंट की वैल्यू 0 से I0 हो गई। और इस वाले पे क्या होगा, t/2 पे वैल्यू हो जाएगी 0 फिर से। एक्चुअल में हाफ साइकिल है ना, हाफ साइकिल का मतलब, सॉरी गलत बता दें, यहाँ पे गलत बताया था। हाफ साइकिल का मतलब ऐसे होता है, ऐसे होता है ये करंट, ऐसे, ये होता है t/2, ये 0 है, t/4 पे आता है I0। तो हाफ साइकिल में होता क्या है, 0 से I0 जाता है और I0 से 0 आ जाता है, ये होता है। तो 0 से I0 जाएगा और I0 से 0 आ जाएगा, और t/2 से t में क्या होगा, इस डायरेक्शन में करंट जाएगा, 0 से -I0 और फिर आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये करंट लगातार चेंज हो रहा है, 0 से I0 और I0 से 0। तो इस करंट ने 0 से लेकर t/2 टाइम में कितनी हीट जनरेट करी इस रजिस्टर में, वो हमने हीट निकाली। वो हीट आई, हीट होता है I स्क्वायर इंटू में R इंटू में t/2 टाइम में इतनी हीट जनरेट करी।
और ये आई की वैल्यू लगातार बदल रही है। जब करंट ऐसे आएगा तब भी हीट जनरेट करेगा, ऐसा थोड़ी है इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हीट जनरेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है तो हीट वापस ले रहा है, तब भी हीट जनरेट करेगा। तो इस समय जो हीट जनरेट करेगा वो करेगा आई स्क्वायर आर टी बाई टू, दोनों बार हीट जनरेट करेगा। जब हीट जनरेट करी और टोटल हीट निकाली तो आई स्क्वायर आर टी बाई टू प्लस टी बाई टू टी। यहाँ पर जो करंट की वैल्यू लगातार बदल रही है तो उन्होंने कहा इस करंट की वैल्यू की जगह कौन सी वैल्यू ले लो, आरएमएस वैल्यू ले लो। आई आरएमएस का स्क्वायर करो, आर टी के करो और इसकी बदलती हुई वैल्यू को लेके स्क्वायर करके और फिर निकालो, तो दोनों केस में हीट सेम आती है। इसलिए आपको बदलती हुई वैल्यू की जगह कौन सी वैल्यू ले लेनी चाहिए, आरएमएस, एक सिंगल वैल्यू ले लेनी चाहिए आरएमएस। और उस आरएमएस करंट की वैल्यू कितनी होती है, आई नॉट बाय रूट टू, और वी आरएमएस की वैल्यू होती है वी नॉट बाय रूट टू। ये था पूरा आप पे चारों तरह के करंट, आई आरएमएस, वी आरएमएस, वी एवरेज वगैरह वगैरह, ये सब ठीक है। अगर क्वेश्चन में बताया ना जाए कि कौन सा है वी आरएमएस है, आई आरएमएस है, तो कौन सा मानना है आपको, एवरेज है कि आरएमएस है कि पीक है कि कौन सा है, तो कौन सा मानना है आपको। क्वेश्चन में दे दिया मान लो 220 वोल्ट, तो कौन सी वोल्टेज माननी है, आरएमएस, तो वी आरएमएस दिया हुआ है 220 वोल्ट। क्वेश्चन में दे दिया फाइंड वी नॉट पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये दे रखा बताओ पीक वोल्टेज कितना है, तो कैसे निकालोगे, वी आरएमएस का फॉर्मूला लगा दो। वी आरएमएस होता है पीक वोल्टेज अपॉन रूट टू, ये दिया हुआ है 220 और पीक वोल्टेज अपॉन रूट टू, यहाँ से पीक वोल्टेज मिल जाएगी 220 मल्टीप्लाई रूट टू, जो होती है लगभग 311 वोल्ट। दिस इज ठीक है पीक वोल्टेज। ऐसे फिर एवरेज के लिए तो नहीं दिया होता, करंट में भी दे देते हैं। अच्छा कई बार क्या होता है, तो इस तरह से अगर पावर का पूछें, पावर में अगर नहीं बताया जाए कौन सी पावर है, तो कौन सी पावर बतानी है, एवरेज पावर, एवरेज पावर। और एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस फाई। फाई क्या है, फाई होता है जिस भी कंपोनेंट की बात कर रहे हो उस कंपोनेंट में अगर एसी सर्किट, एसी करंट फ्लो कर रहा है तो जो ये V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और एक करंट फ्लो कर रहा है इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो ये फाई की वैल्यू कितनी होती है, फाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में फाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगर एक कैपेसिटिव सर्किट है तो फाई की वैल्यू क्या होती है, अच्छा पहले बताओ रेजिस्टिव, क्योंकि वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं, किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं रेजिस्टेंस के लिए, तो फाई की वैल्यू कितनी आती है, 0। अगर एक कैपेसिटिव सर्किट है, कैपेसिटिव की जगह इंडक्टर लगाओ, इंडक्टिव सर्किट है तो प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो फाई की वैल्यू कितनी होती है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो फाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2, क्योंकि इंडक्टर में करंट आगे होता है, सॉरी करंट पीछे होता है, ये करंट को अपोज करता है, तो करंट पीछे होता है और वोल्टेज आगे होता है, वोल्टेज आगे करंट पीछे, तो पाई बाई 2 का डिफरेंस होता है। तो इसलिए एल वाले प्योर इंडक्टिव सर्किट में कोस फाई की वैल्यू 90 डिग्री, और इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर का कितना हो जाता है, 0। और कैपेसिटिव सर्किट में भी पाई बाई 2 का डिफरेंस, यहाँ वोल्टेज आगे, सॉरी करंट आगे वोल्टेज पीछे, तो फिर से पाई बाई 2 का डिफरेंस, और कितना आ जाएगा, 0। रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, दोनों सेम फेज में, फाई की वैल्यू 0, कोस 0 1, तो एवरेज पावर आती है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये कौन से के लिए फॉर्मूला है, ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, या फिर एलसीआर रेजोनेंट सर्किट के लिए, एलसीआर रेजोनेंट सर्किट के लिए। एलसीआर रेजोनेंट सर्किट में भी क्या प्योर रेजिस्टिव होता है, एलसीआर रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव होता है। एलसीआर रेजोनेंट सर्किट में क्या होता है, प्योर रेजिस्टिव होता है, तो वहां पे भी क्या आएगा, यही आएगा ये पी एवरेज, क्योंकि वहां पे भी cos फाई की वैल्यू क्या होगी,
cos फाई की वैल्यू 1 होगी, फाई की वैल्यू 0 होगी। या फिर प्योर रेजिस्टेंस सर्किट हो तो भी यही होगा। कैपेसिटर सर्किट और इंडक्टर सर्किट में पावर एवरेज 0 होगी। और अगर एल आर सर्किट है तो एल और आर, एल आर सर्किट है तो cos फाई की वैल्यू क्या होगी, फाई की वैल्यू होगी, याद करो cos फाई की वैल्यू होती है, एक्चुअल फॉर्मूला होता है cos फाई का r बाय z। cos फाई का क्या फॉर्मूला होता है, r बाय z। एल आर सर्किट में z का फॉर्मूला हो जाएगा जाई एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो वो डिपेंड उस हिसाब से निकल जाएगा। अगर एल आर सर्किट ना हो के आर सी सर्किट हो तो भी यहाँ पे जाई एल की जगह क्या आ जाएगा, जाई सी का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर एलसीआर सर्किट हो, रेजोनेट कंडीशन ना हो तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्मूला आर स्क्वायर प्लस जाई एल माइनस जाई सी का होल स्क्वायर, उस हिसाब से आ जाएगा। और अगर रेजोनेट कंडीशन है तो फिर तो वही आ जाएगा बी आर एम एस। तो ये cos फाई कहाँ रहेगा, cos फाई कहाँ रहेगा, जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट और प्योर रेजिस्टिव रेजोनेट कंडीशन ऑफ एलसीआर ना हो तो cos फाई रहेगा, वरना cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हर बार 1 हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये एवरेज पावर निकाली जाती है प्योर रेजिस्टिव। इतना हमने करा है, तो अब एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी है तुम्हारे पास, बाकी कल करेंगे इसके बाकी बचे क्वेश्चंस। आज एनसीईआरटी में यही वाले कर लेते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। है तुम्हारे पास एनसीईआरटी? नहीं है तो यहाँ पर है, यहाँ पर रखिए, निकालो। देखो तू तो चिपका लाया इसको, है देखो एग्जाम्पल नंबर 7.1, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7.1 क्या एग्जाम्पल है, एक बल्ब है जिसकी पावर दी हुई है 100 वोल्ट। बल्ब के अंदर रेजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है? बल्ब के अंदर होता है रेजिस्टर, क्योंकि ये रेजिस्टर बल्ब हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में। और रेजिस्टर होता है, अरे बल्ब है ना ऐसे, यही वाला बल्ब चल रहा है अभी तक, एलईडी वाला बल्ब सेमीकंडक्टर चैप्टर में आता है, इसमें तो यही वाला बल्ब यहाँ से बाहर जाती है यूं करके, है ना। तो ये वायर किसके होती है, टंगस्टन वायर होती है, बहुत ही पतली वायर होती है। इस वायर की लेंथ एल है, मटेरियल है तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो रो एल अपॉन ए ये होगा इसका रेजिस्टेंस। तो वायर है तो रेजिस्टेंस है, मतलब कैपेसिटर इंडक्टर की बात हो नहीं रही, किसकी बात हो रही है, रेजिस्टर सर्किट की बात हो रही है। तो पावर है बल्ब, वोल्टेज दी हुई है 220 वोल्ट। फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब पूछ रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब पूछ रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बताओ, पहला क्वेश्चन। ओम्स लॉ याद रखना, V इक्वल टू आई आर, है ना। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है पीक वोल्टेज, यानी V नॉट पूछ रहा है, पीक वोल्टेज। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है पीक वोल्टेज बताओ भाई, पीक वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आरएमएस करंट थ्रू बल्ब, आरएमएस करंट थ्रू बल्ब, यानी एक बल्ब लगा हुआ है ऐसे और यहाँ पर एसी सर्किट है, और उस एसी सर्किट में जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, पावर जो कंज्यूम कर रहा है बल्ब वो 100 वॉट है, 100 वॉट है। और रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। तो मैंने बताया, चलो करो ट्राई एक बार।